प्रॉब्लम है सब कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू सप्लाई डीजल इंजन्स टू अ ट्रक मैन्युफैक्चरर एट द रेट ऑफ 25 पर डे। एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जो कि डीजल इंजन्स की सप्लाई करता है। किसको? एक कंपनी को जो ट्रक बनाती है। और किस रेट से सप्लाई करता है? 25 पर डे। इसका मतलब मुझे डिमांड रेट पता है ट्रक मैन्युफैक्चरर की, उस कंपनी की डिमांड पता है, ये डिमांड रेट पता है जो ट्रक मैन्युफैक्चर कर रही है, 25 पर डे। तो यहाँ पर डिमांड रेट हो गया R इज इक्वल टू 25 इंजन्स पर डे। आगे ये कहता है देयर इज अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट penalizing him ₹10 per engine per day late for missing the scheduled delivery date। ये क्या कह रहा है कि ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर पर पेनल्टी लगा देती है ₹10। कैसे? एक इंजन को एक दिन लेट डिलीवर करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि उसके पास इंजन है ही नहीं, तो जितने थे उतने तो उसने डिलीवर कर दिए। जैसे 25 थे और एक ही दिन में उसको 25 डिलीवर करने हैं, तो 25 हो गए। दूसरे दिन उसके पास कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो इंजन बनाएगा उसके बाद ही तो डिलीवर करेगा। तो मान लेते हैं कि 2 दिन लगते हैं कि इंजन को बनाने में, तो उस केस में 2 दिन तक उसको पेनल्टी लगती रहेगी। एक इंजन यदि रिक्वायर्ड है ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी को, तो उस केस में एक दिन की पेनल्टी एक इंजन की 10 रुपये। यदि उसको 2 इंजन चाहिए थे तो 20 की पेनल्टी हो गई। लेकिन यदि 4 दिन देर से देगा तो 20 के हिसाब से कितना होगा? 20 × 4। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्टेज कॉस्ट। ये शॉर्टेज कॉस्ट क्योंकि पेनलाइज कर रहा है, यदि शॉर्टेज होती है तो पेनलाइज करेगा। तो शॉर्टेज कॉस्ट C2 इज गिवन एंड C2 इज ₹10 पर यूनिट आइटम पर यूनिट डे, दैट मीन्स पर इंजन पर डे। ये दिया है इसने, C2 इज ₹10 पर इंजन पर डे। यूनिट नहीं लिखा है, वो लिख लेना आप। देन आगे ये कहता है he finds that the cost of holding a complete engine in stock is ₹16 per month। किसी इंजन को स्टॉक में रखने के लिए, ये सब कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा है ये, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर अपने पास इंजन को रख रहा है, तो किसी एक इंजन को 1 महीने तक अपने पास रखने का खर्चा आता है 16 रुपये। होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन, C1 इज गिवन, C1 इज ₹16 पर इंजन पर मंथ। अब यूनिट हमने ऊपर तो डे में लिखी हुई है और ये मंथ में है, तो इसको भी हमको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पर मंथ, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में मंथ है, इसको डे में कन्वर्ट करेंगे, 30 डेज हम मान लेते हैं। तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट हो गया ₹16/30 पर इंजन पर डे। ये हमको दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है ये? दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट ईच मंथ 30 डेज का है, तो इस वजह से हमने 30 लिखा। यदि 25 का होता तो ये 25 बना देता। He starts a batch of engines through the shops and all these engines are available for delivery any time after the end of the month. What should his inventory level be at the beginning of each month? That is, we have to find value of Z or maximum stock in our hand. To stock the engines made in the previous month and then shipping engines to fill unsatisfied demand from previous month। तो ये हमको QP और निकलवाएगा। 2 चीज़ें निकालनी बोल रहा है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर रीड करता हूँ, इसको समझना ध्यान से। A subcontractor undertakes to supply diesel engine to a truck manufacturer at a rate of 25 per day। एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जो इंजन बनाता है या अपने पास रखता है और उसको वो इंजन्स की सप्लाई करनी है ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी को, जिसकी डिमांड होती है 25 पर डे। ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी की डिमांड है 25 इंजन प्रतिदिन मुझे चाहिए, तो R हो गया 25 इंजन्स पर डे। सेकेंड लाइन कह रहा है देयर इज अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट पेनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्टर ₹10 पर इंजन पर डे लेट फॉर मिसिंग द शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट। एक इंजन को एक दिन लेट से पहुंचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पे पेनल्टी लगाई जाती है ₹10 की। तो C2 पता है, ₹10 पर इंजन पर डे। आगे ही फाइंड्स दैट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ कंप्लीट इंजन इन स्टॉक इज ₹16 पर मंथ। कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि एक इंजन को स्टॉक में रखने की खर्चा आता है 16 रुपीज़ पर मंथ, तो पर डे हो गया 16/30 रुपीज़ पर डे पर इंजन।
दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट ईच मंथ को इसने 30 डेज माना है, इस वजह से हमने 30 से डिवाइड किया. ही स्टार्ट्स अ बैच ऑफ इंजन थ्रू दी शॉप्स एंड ऑल दीज इंजन्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी एनी टाइम आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ. क्या किया इसने, महीने के स्टार्टिंग में इंजन बनाना शुरू किया और ये सारे इंजन महीने के एंड में अवेलेबल होते हैं. तो इसने 25 बनाए, 30 बनाए, 10 बनाए, जो भी बनाए वो महीना ख़त्म होगा उसके बाद अवेलेबल होंगे. ठीक है, बीच में स्टार्ट नहीं करेगा ये. what should his inventory level be in the beginning of each month. इन्वेंट्री लेवल मतलब मुझे Z स्टार पता करना है, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Z, जिसके लिए कॉस्ट मिनिमम होती है. टू स्टॉक द इंजन्स मेड इन द प्रीवियस मंथ, पहले वाले मंथ में, ताकि मैं इसको सेल करते हुए अपनी प्रोडक्शन को या फिर सप्लाई पूरी कर सकूं या ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी की डिमांड पूरी कर सकूं. शॉर्टेज अलाउड है तो कुछ शॉर्टेज भी होगा, इसके बाद मैं फिर से पूरी इन्वेंट्री बनाऊंगा, कुछ सप्लाई हो जाएगी, कुछ स्टॉक में रहेगी जो आगे इस तरीके से सेल होगी. तो अब क्योंकि मुझे R, C1, C2 दिया हुआ है तो मैं यहाँ से ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Z पता कर सकता हूँ. सो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Z वॉज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू RTP. ये फॉर्मूला अभी हमने ऊपर बनाया था, ये रहा Z के लिए. C2 अपॉन C1 प्लस C2 QP और C2 अपॉन C1 प्लस C2 QP को हम RTP लिख सकते हैं. तो क्योंकि मुझे R पता है और शेड्यूलिंग टाइम पीरियड पता है. कैसे शेड्यूलिंग टाइम पीरियड पता है कि हर महीने के स्टार्टिंग में वो इंजन बनाना शुरू करता है और महीने के एंड में वो सप्लाई देना शुरू करता है जो वो इंजन बन रहे हैं. तो ये TP शेड्यूलिंग टाइम पीरियड हो गया जो कि 30 डेज़ का है. तो इसने 30 डेज शेड्यूलिंग टाइम पीरियड भी लिख दिया. नाउ we put all these values of C1, C2, RTP. C2 is 10, C1 is 16 upon 30, C2 is 10, R is 25, TP is 30. सिंप्लीफाई किया, 712 इंजन आ गए, स्टॉक में होने चाहिए. और यदि ये QP पूछता है प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूलिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, R इंटू TP. तो R कितना है 25 और TP कितना है 30, दैट मीन्स 750. तो कितने इंजन्स की शॉर्टेज हुई ये भी हम यहाँ से बता पा रहे हैं. 712 तो मेरे पास इन स्टॉक होगा जिसको मैं सप्लाई कर सकता हूँ. टोटल जो है डिमांड रहने वाली है 750 इंजन्स की, क्योंकि डिमांड रेट मुझे पता है 25 पर डे चाहिए और TP शेड्यूलिंग टाइम पीरियड 30 डेज़ है. तो टोटल यहाँ से देखें तो 750 इंजन्स आते हैं. तो शॉर्टेज कितने की हुई 38. यहाँ 38 इंजन्स शॉर्टेज में चले गए और बाकी को मैंने सप्लाई कर दिया. यदि मैं इस तरीके से अरेंजमेंट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कम से कम रहने वाली है. ठीक है, आप चाहो तो उसको चेंज करके देख लो. आप मान लो कि मैं Z को 712 करता ही नहीं. ठीक, मैं Z को क्या कर देता हूँ, पूरा 750 कर देता हूँ. तो जब मैंने पूरा 750 कर दिया तो उस केस में मेरे पास शॉर्टेज कितने की हुई, ज़ीरो की. और जब शॉर्टेज ज़ीरो की हुई तो मेरा शॉर्टेज कॉस्ट तो हो जाएगा ज़ीरो, मेरा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा. अब होल्डिंग कॉस्ट कैसे बढ़ा वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ. होल्डिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या था, होल्डिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला था ये ऊपर, हाफ Z स्क्वायर C1 अपॉन QP. तो ये आ गया हाफ Z स्क्वायर 750 स्क्वायर C1 इज 60 अपॉन 30 डिवाइडेड बाय QP. QP कितना था, यही था ना कॉस्ट, यस. QP कितना अभी निकाला 750. तो 750 से 750 कैंसिल, ये 8 टाइम्स कैंसिल, ये आ गया 750 बटा 30 कैंसिल किया, ये आ गया 25. ठीक है, ₹50 मेरा कॉस्ट आ रहा है अभी, होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट. लेकिन यदि मैं 712 इंजन से सॉल्व करता हूँ तो उस केस में आप देखोगे कि मेरी कॉस्ट जो है वो 25 से कम आएगी. वो आप कैलकुलेट करके देखना, वो वेरीफाई हो जाएगा बस. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. अच्छा, बाकी सब लोग गायब हो गए हैं क्या? यस सर. ठीक है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, सही है, ओके सर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर. और सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ. नेक्स्ट जो यूनिट है उसकी एक दो इंट्रोडक्शन क्लास ले लेना सर प्लीज. जॉब सीक्वेंसिंग. यस सर. एक्चुअली अभी इस बार भी चांसेस आपके ऐसे हैं जैसे शायद आपने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम हुआ नहीं था, थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम हुआ था. तो उसमें था कि जैसे आपके पास 5 यूनिट होती है, 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें से, तो आपको हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना था. तो 5 क्वेश्चन करने थे 3 घंटे में.
और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 घंटे का हुआ था और 10 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने थे, तो टोटल 60% हो गया एक तरह से 2 घंटे में। तो मुझे अभी तक जानकारी में है कि ऐसा ही एग्ज़ाम इस बार भी होने वाला है। तो आप यदि उसमें 2 यूनिट भी बहुत अच्छे से, लेकिन मैं रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा, पढ़ो पूरा, लेकिन यदि वैसा होता है तो 2 यूनिट बहुत अच्छे से कर लोगे तो 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है, तो मैं ये इन्वेंट्री वाला पार्ट ख़त्म करा करके रेस्ट लूँगा, मतलब मैं दूसरी क्लासेस में एंगेज हो जाऊँगा। तो हो सकता है 15 दिन के बाद मैं जॉब सीक्वेंसिंग आपको पढ़ा दूँ, पूरा भी पढ़ा सकता हूँ मैं यदि मेरे पास टाइम आ जाएगा तो। ठीक है, ठीक है ओके सर। सर। एक मॉडल और कर लें या इतना बहुत है? यस सर, कर लेते हैं सर, ठीक कोई दिक्कत नहीं। है, नेक्स्ट मॉडल देखो फिर। सेकंड बी मॉडल कह रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ कांस्टेंट रेट ऑफ डिमांड शेड्यूलिंग टाइम वेरिएबल। अब ये शेड्यूलिंग टाइम वेरिएबल हो गया। अब जैसे ही शेड्यूलिंग टाइम वेरिएबल हुआ तो मेरे पास इन्वेंट्री जो हुई वो कैसी हो गई, ये टीपी मेरा वेरिएबल है, ठीक है, डिमांड रेट कांस्टेंट है, तो जब आर इंटू टी पी करेंगे तो वो क्यू पी आएगा, लेकिन क्यू पी भी वेरिएबल हो गया क्योंकि आप टी पी चेंज कर सकते हो, अलग अलग टी पी के लिए क्यू पी अलग अलग आया। तो प्रिस्क्राइब्ड इन्वेंट्री लेवल जो है क्यू पी वो यहाँ पर वेरिएबल रहने वाला है। तो प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है, एक तो शेड्यूलिंग टाइम पीरियड टी पी जिसको मैं टी कह दूंगा आपकी बार, और दूसरा जेड, ये इन्वेंट्री लेवल जो होता था। तो इसका फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं एग्जैक्टली वो फिगर नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ इन्वेंट्री और टाइम दोनों चेंज हो रहा है इस वजह से। तो यदि z है तो उस केस में ये मेरा TP हुआ, मतलब ये मेरा T1 हुआ पहले के लिए, ये इन्वेंट्री थी और ये शॉर्टेज हुई इतने की। फिर उसके बाद ये मैंने इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ाया, अब की बार मेरा T चेंज हो गया है, तो T चेंज हुआ तो उस केस में मुझे क्योंकि R को फिक्स रखना है, अब की बार मेरा T कितना है यहाँ तक, ये मेरा T2 है, तो क्योंकि डिमांड रेट कांस्टेंट है तो स्लोप लाइन का इतना ही होना चाहिए एंड तक पहुंचने के लिए। तो ये इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया, ये स्लोप जो है ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई क्योंकि डिमांड रेट कांस्टेंट रखना है। तो अब की बार मेरा Z चेंज हो गया और टोटल QP भी चेंज हो गया क्योंकि T चेंज हो रहा था। तो इस तरीके का कुछ फिगर इसमें बनने वाला है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, अगेन वही सारी चीज़ें, कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या है, आर डिमांड रेट है जो कि कांस्टेंट है, दूसरा प्रोडक्शन इंस्टेंटेनियस माना है, इस वजह से मैंने ये वर्टिकल लाइन बना दी है। T इज़ द शेड्यूलिंग टाइम पीरियड विच इज़ वेरिएबल, इससे पहले वाले मॉडल में T फिक्स था तो TP कह दिया था, यहाँ पहले प्रोडक्शन के लिए टाइम कुछ और है, दूसरे प्रोडक्शन रन के लिए टाइम कुछ और है, तीसरे के लिए कुछ और होगा, लेकिन क्योंकि डिमांड रेट कांस्टेंट है तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली QP को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर QP हर बार चेंज हो रहा है, जैसे पहले मेरा QP इतना था, अब की बार मेरा QP कितना हो गया, इतना हो गया, किस वजह से, क्योंकि TP चेंज हो रहा है। फिर Z is the order label to which the inventory is raised and lead time is 0. C1, C2, C3 के बारे में हम जानते हैं, C1 is the holding cost, C2 is the shortage cost and C3 is setup cost. In that case, economic lot size or the prescribed inventory label Q is given by 2RC3 C1 plus C2 upon C1 C2. ये इस फॉर्मूला से होगा, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला आने वाला है इन्वेंट्री के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैं फिर से एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। तो एवरेज कॉस्ट किस किस का फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स का, एक तो आपका Z चेंज हो रहा है जो कि पहले भी होता था, और दूसरा आपका शेड्यूलिंग टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, तो इस वजह से आपका Q भी चेंज हो रहा है। तो लेकिन मैं Q की टर्म्स में इसको लिखूंगा ही नहीं, मैं Z और T की टर्म्स में लिख दूंगा। अब ये आया कैसे, ये देखो, ये वाला एक्सप्रेशन, ये कौन सा है, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ होल्डिंग ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को स्टॉक में रखने के लिए जो कॉस्ट आ रहा है, मतलब होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। तो इससे पहले वाले मॉडल में होल्डिंग कॉस्ट कितना था, इससे पहले वाले मॉडल में होल्डिंग कॉस्ट था पर यूनिट टाइम हाफ Z² C1 अपॉन QP, ठीक है, और QP कितना था, QP था RTP। तो इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए मेरे पास कॉस्ट आया हाफ Z² C1 अपॉन RTP, और दूसरे वाले मॉडल में TP फिक्स नहीं है, वो है T, तो मेरे पास कॉस्ट आएगी हाफ Z² C1 अपॉन RT। यहाँ देखिए यही लिखा है, हाफ Z²
C1 अपॉन R और ये T कॉमन कर लिया इन्होंने, तो T बाहर लिखा था। तो यदि मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो होल्डिंग कॉस्ट को शो करेगा। इसी तरह से फिर दूसरा मेरा था शॉर्टेज कॉस्ट। यहाँ शॉर्टेज कॉस्ट पे आते हैं। शॉर्टेज कॉस्ट इज़ हाफ C2 अपॉन क्यू पी माइनस जेड स्क्वायर, ये शॉर्टेज कॉस्ट है, ठीक है। और क्यू को हम क्या करते हैं, आर टी पी, लेकिन टी पी फिक्स नहीं है, ये है टी। तो मेरा शॉर्टेज कॉस्ट हो गया हाफ C2 अपॉन आर टी, क्यू पी इज़ आर टी, अगेन दिस क्यू पी इज़ आर टी माइनस जेड स्क्वायर। तो ये कॉस्ट आनी चाहिए और ये टी इन्होंने कॉमन किया हुआ है नीचे वाले एक्सप्रेशन में। तो ये है C2 आर टी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। देखते हैं यही है क्या, ये देखो C2 आर टी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2R और ये वाला T, ये भी आ गया। तीसरा यहाँ पर हमको दिया हुआ है सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट एक सेटअप के लिए C3 था, पर यूनिट टाइम जब मैं निकालूंगा तो C3 अपॉन T हो जाएगा, और इसका इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम में ज़रूरी है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रहा, T कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से C3 अपॉन T भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा में भी इसका रोल रहने वाला है। तो C3 अपॉन T, ये मेरा सेटअप कॉस्ट हो गया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन बना। टोटल कॉस्ट फंक्शन में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जोड़ा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने केवल कॉस्ट कौन कौन सी ली है, होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट, ये मैंने 3 कॉस्ट ली हुई है और उससे कॉस्ट फंक्शन बनाया है। अब मुझे इसका मैक्सिमा मिनिमा पता करना है। तो यदि 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता करते हैं। सपोज एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इससे तो आप स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हो। और मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन क्या थी, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन होती है। तो आर क्या था, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टी था डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और एस था डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये 0 से बड़ा होना चाहिए और x के रेस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशंस मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ मैक्सिमा मिनिमा के लिए 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे प्रॉब्लम में, t और z। तो यहाँ से t और z के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 होंगे और फिर सेकंड से हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन पता कर लेंगे। तो सेकंड यहाँ पर ये निकालेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली कह देगा। आप निकाल करके देख सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, तो ये कह देते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, मुझे इसको विथ रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू z करूँगा, ये 1/t हो गया, z स्क्वायर का 2z आएगा, ये 2 और ये z हो गया, C1 अपॉन 2r एज इट इज़। आर टी माइनस जेड होल स्क्वायर है, तो इसका 2C2 अपॉन 2r, आर टी माइनस जेड होल स्क्वायर का 2 आर टी माइनस जेड, और चेन रूल से आर टी माइनस जेड का -1, ये -1 आ गया यहाँ पर। और फिर थर्ड टर्म है इसका C3, और C3 को विथ रिस्पेक्ट टू यदि मैं Z डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो Z का इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ है नहीं, वो C3 पूरा का पूरा 0 हो गया। तो इसको मैंने 0 के इक्वेट कर दिया, एक तो ये मिला। क्या मैं यहाँ से Z की वैल्यू पता कर सकता हूँ, यस, ये T क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो गया, 2C1Z अपॉन 2R माइनस 2C2 अपॉन 2R, आर टी माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो 2R भी हटा देते हैं कॉमन करके, ये भी ख़त्म। z का कोफिशेंट देखो कितना है, 2 भी हम थ्रू आउट कॉमन करके हटा सकते हैं। z का कोफिशेंट यहाँ C1 है और यहाँ z का कोफिशेंट C2 है पॉजिटिव साइन के साथ। और जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है z में वो कितनी है, सॉरी, और जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है z का कोफिशेंट तो हमने लिख ही दिया, जो बचा हुआ पोर्शन है -C2RT, दिस इज इक्वल टू 0। So z is equal to C2RT upon C1 plus C2, ये आ गया, z is C2RT upon C1 plus C2। ये सफिशेंट नहीं है, मुझे t की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल थे z और t। यहाँ पर तो z और t का आपस में रिलेशन आया है, हमको अलग अलग वैल्यूज़ नहीं मिली है, तो मुझे t और पता करना है। तो अब दूसरी बार में हम क्या करते हैं, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप देख रहे हो ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन उसमें प्रोडक्ट है t के फंक्शंस का, एक तो बाहर 1/t है और अंदर भी t और t आ रहा है। तो एक फंक्शन मेरा ये हो गया, एक फंक्शन मेरा ये हो गया।
जब मैं 1/t को फिक्स करता हूँ, इस बाहर वाले 1/t को फिक्स करता हूँ, ये मैंने 1/t फिक्स किया, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करें, ये आ जाएगा 0 पहले वाले टर्म से, क्योंकि इसमें t है ही नहीं। इसको जब विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2c2r rt माइनस जेड होल स्क्वायर का 2 rt माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय r, t के रेस्पेक्ट में करना है, और c3 का भी 0 हो गया। ठीक है, ये तो पहला हुआ जब मैंने 1/t को फिक्स किया और ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट किया। अब मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ और इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, तो 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, and the quantity written in bracket will remain same, c1 z square upon 2r plus half c2 upon r rt minus z whole square plus c3. This is written here, minus 1 by t square c1 z square upon 2r plus c2 upon 2r rt minus z whole square plus c3, and plus this 1 by t 0 c2 upon 2r 2 rt minus z इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको भी 0 के इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वेट करता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इन्होंने ये एज इट इज़ लिख दिया अभी, तो माइनस 1/t स्क्वायर, दिस 0 वाला पार्ट हटा दिया, ये दोनों 0 ख़त्म हो गए हैं, तो ये आ गया, ये 2 और 2 भी कैंसिल, r और r भी कैंसिल, c2/t rt माइनस जेड का स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे पास z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r है, इन टर्म्स ऑफ t है, तो ये यदि वैल्यू, ये z वाली वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं z की जगह पे, तो पूरा इक्वेशन किस में बन जाएगा, t में, और उस इक्वेशन को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब आप t की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पूरी मैथमेटिक्स करेंगे, तो t का वैल्यू ये निकल करके आ जाएगा, और क्योंकि t का वैल्यू निकल करके आ गया है c1 c2 c3 और r की टर्म्स में, तो z का वैल्यू भी आपको c1 c2 c3 और r की टर्म्स में मिल जाएगा। दोनों आ गए। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए इसने डायरेक्टली लिख दिया कि rt माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 वेयर r एंड s बोथ आर ग्रेटर देन 0। अब मुझे q पता करना है, तो q के लिए फॉर्मूला था r इंटू टी स्टार, r गिवन बिकॉज डिमांड रेट इज कांस्टेंट, टी स्टार अभी हमने पता किया है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2c3 c1 प्लस c2 अपॉन r c1 c2 हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास q का फॉर्मूला आ गया। मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट फंक्शन आपके पास है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर t और z की वैल्यू पुट कर दो, आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको पुट करके, ये मिनिमम कॉस्ट देता है स्क्वायर रूट ऑफ 2c1 c3 r c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। स्क्वायर रूट में ये सारे एक साथ हो गए, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 2c1 c2 c3 r डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ इसका जनरलाइजेशन होगा। तो यदि ये कहता है कि जो सेटअप कॉस्ट है वो कांस्टेंट नहीं होकर के वेरिएबल है, तो उस केस में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और कई बार होगा कि प्रोडक्शन वाली कॉस्ट को भी इसमें ये इंट्रोड्यूस कर लेगा, मतलब होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट के अलावा कितनी प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेंट्री परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किया। तो कितना इन्वेस्ट किया है हमने, b इंटू आर से, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा, t और t कैंसिल हो गया, बी आर, क्योंकि ये पर यूनिट टाइम है इस वजह से, अदरवाइज़ ये होता बी आर टी। आर टी हो गया हमारे पास टोटल इन्वेंट्री q, किस रेट से परचेज कर रहे हैं, b रेट से, तो b इंटू क्यू। जब मैं पर यूनिट टाइम निकालता हूँ तो उस केस में मैं t से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये t से डिवाइड किया हुआ है। एक प्रॉब्लम इसकी भी देख लेते हैं, देखो एग्जाम्पल 21 है, The demand of an item is uniform at a rate of 25 units per month। किसी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड इन्होंने कांस्टेंट बताई है 25 यूनिट्स पर मंथ। डिमांड रेट R is given, R 25 यूनिट्स पर मंथ। The fixed cost is ₹15 each time a production run is made। जब एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है तो एक प्रोडक्शन साइकिल के लिए मेरे पास कॉस्ट आती है 15 रुपये। ये कौन सी कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट, क्योंकि एक प्रोडक्शन रन में एक बार लगता है। तो C3 इज़ गिवन, C3 इज़ ₹15 पर प्रोडक्शन रन। आगे ये कह रहा है द प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ ₹1 पर आइटम एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ ₹0.3 पर आइटम पर मंथ। मंथ ही बोल रहा था ऊपर भी, यूनिट सेम है, नो इशू। तो हमको अब कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट निकालना है। तो होल्डिंग कॉस्ट इसने दिया हुआ है डायरेक्टली, परसेंटेज नहीं है,
इसने कहा कि 0.3 रुपये लगते हैं एक आइटम को एक महीना रखने के, तो C1 इज इक्वल टू ₹0.3 पर आइटम पर मंथ हो गया। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, मतलब यदि मैं परचेस कर रहा हूँ इन्वेंट्री को तो ₹1 लगता है एक यूनिट खरीदने में, तो इसने बी दे दिया है, बी इज़ ₹1 पर आइटम। इसमें हम टाइम नहीं देखते क्योंकि कितने टाइम तक रखना है उससे मतलब नहीं है, मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है उससे मतलब है केवल कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया। तो इसलिए बी में हम केवल पर आइटम, पर यूनिट आइटम या पर प्रोडक्ट लिखते हैं, तो बी इज़ इक्वल टू ₹1 पर आइटम हो गया। देन आगे फिर ये कहता है और इफ़ द शॉर्टेज कॉस्ट इज़ ₹1.5 पर आइटम पर मंथ, शॉर्टेज कॉस्ट इज़ गिवन, कितने टाइम तक के लिए रहा और कितनी इन्वेंट्री के लिए रहा, तो इसलिए इसकी यूनिट है पर आइटम पर मंथ। C2 इज़ गिवन ₹1.5 पर आइटम पर मंथ। देन डिटरमाइन हाउ ऑफन टू मेक अ प्रोडक्शन रन एंड ऑफ व्हाट साइज इट शुड बी। हमको दो चीज़ें पता करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मतलब कितने टाइम के बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और दूसरा जो लॉट साइज़ मुझे रखना है इन हैंड इन्वेंट्री में कितना होगा और टोटल भी कितना होगा। तो इन हैंड तो Z से पता चलेगा और टोटल मुझे Q से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पहले इन्होंने Q कैलकुलेट करा, ये है फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था, Q इज़ कहाँ गया, ये रहा 2RC3 C1 + C2 अपॉन C1 C2। वी हैव 2RC3 C1 + C2 अपॉन C1 C2, सारी वैल्यूज़ है, पुट कर दिया, इन्वेंट्री आ गई। दूसरा टाइम पता करना था, तो हम जानते हैं Q कितना होता है RT, तो T स्टार हो गया Q स्टार अपॉन R, Q स्टार इज़ नॉन 54 और R था 25 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 25, जब रेशो निकालते हैं तो 2.16 मंथ आ जाता है। तो मेरा जो प्रोडक्शन रन है वो 2 महीने और 2.16 महीने चलने वाला है, उसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इसको करके देखना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थर्ड पार्ट लूँगा, केवल थर्ड पार्ट ही हो पाएगा, थोड़ा सा लेंदी है, और फिर हम जाएंगे रेस्ट्रिक्टेड इन्वेंट्री मॉडल्स पे, जिसमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट इतना ही है या आपके पास इन्वेंट्री रखने की जगह इतनी है, तो उस केस में आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ पूछना है आप